अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारे पास जून 2025 का पेपर नंबर 2 है। और मैं सरसद हूँ, आपका उर्दू का कोच। और आज हम ये पेपर सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास उर्दू में मश्क नंबर 1 या मश्क नंबर 1 जो है वो जुमलों को दुरुस्त करने का या जुमलों को मुकम्मल करने का सवाल होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करना क्या होता है कि दिए गए जुमले जो होते हैं उनके अल्फाज को आपने बदलना है। और ऐसे बदलना है कि उनका जो मतलब है वो ना बदले। ठीक है। यहाँ इन्होंने मिसाल का एक जुमला दिया हुआ है, इसको देखते हैं और फिर जो है हम देखते हैं कि क्या करेंगे। मिसाल का जुमला यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कहते हैं कि जब तक मैं वापस ना आऊं बाहर ना आना, बाहर ना जाना। ठीक है। अब सेंटेंस को कंप्लीट इन्होंने दूसरा कैसे बनाया है, मेरी वापसी तक मेरा इंतजार करना। इसका मतलब यह है कि दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग नहीं बदला, लेकिन वर्ड्स जो है वो चेंज हो गए। तो इसी सिलसिले में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है मश नंबर 1 का, वो क्या कहता है। वो कहता है कि मेरे वालिद को गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। ये क्वेश्चन है। और दूसरे सेंटेंस में हमें कंप्लीट करना है, मेरे वालिद गाड़ी चलाने के बहुत डैश हैं। अब यहाँ कोई ऐसा वर्ड डालो कि जो वर्ड पहले सेंटेंस की मीनिंग को चेंज ना करे। तो यहाँ जो वर्ड हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा, मेरे वालिद गाड़ी चलाने के बहुत शौकीन हैं। अगर आपने ये वर्ड प्रिडिक्ट कर लिया तो आपको जो है वो पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास दूसरा सेंटेंस आता है। और दूसरा सेंटेंस क्या है, एक नया लैपटॉप आजकल कितने में मिल जाता है। इसका जवाब मतलब नेक्स्ट सेंटेंस जो हमें कंप्लीट करना है वो क्या है, आजकल एक नए लैपटॉप की क्या डैश है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ये होगा कि आजकल एक नए लैपटॉप की क्या कीमत है। ठीक है। कीमत हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, असलम 10 साल तक मेहनत के बाद फुटबॉल खिलाड़ी बना। और दूसरा सेंटेंस है, सख्त मेहनत के बाद फुटबॉल का खिलाड़ी बनने में असलम को 10 साल का डैश। अब यहाँ हमें ऐसा वर्ड डालना है जो ऊपर वाले सेंटेंस के मीनिंग को ना बदले। तो असलम को 10 साल का वक्त लगा, ये भी ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि असलम को 10 साल का अरसा लगा, तब भी ठीक है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 है। और सवाल नंबर 4 क्या कहता है, ये कोर्स खत्म होने में कुछ माह बाकी रह गए हैं। ये कोर्स खत्म होने में कुछ माह लगेंगे। ठीक है। तो अगर हम इस जुमले को कंप्लीट करें, इस कोर्स की डैश 6 महीने में होगी। ठीक है। तो यहां पर जो फोर्थ सेंटेंस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस कोर्स की तकमील। तकमील कैसे लिखेंगे, अगर लिखना नहीं आ रहा तो ये देख लो, इस कोर्स की तकमील। ठीक है। इस कोर्स की तकमील जो है वो 6 महीने में होगी। ये तकमील इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं लास्ट जो कि मस्ट नंबर 1 का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, खराब मौसम की वजह से से हम छुट्टियों पर ना जा सके। ठीक है। छुट्टियों पर ना जाने का डैश मौसम की खराबी थी। ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि छुट्टियों के पर ना जाने का बहाना। ठीक है। मौसम की खराबी थी। अगर आप ये करते हो तो 5 नंबर आपको पक्के पक्के मिल जाएंगे मस्ट नंबर 1 में। उसके बाद हम मश्क नंबर 2 में चलते हैं। मश्क नंबर 2 में आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई होती हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स के साथ नीचे जो है इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो पहली ब्लैंक पढ़ते हैं, पुराने डैश में लोगों का रहन सहन बहुत सादा था। ठीक है। अब अगर हम यहाँ नीचे आए तो मिसाल में क्या है, पुराने मुद्दत में लोगों का रहन सहन सादा था, पुराने वक्फे में लोगों का सहन सादा था, पुराने जमाने में लोगों का सहन सादा था, या पुराने अरसे में लोगों का सहन सादा था। तो यहाँ जो बेस्ट चीज आपके पास बैठ रही है आंसर में, वो क्या है, पुराने जमाने में लोगों का जहन सादा था। अगर आपने ये कर लिया तो 1 नंबर मिलेगा। लेकिन ये एग्जामिनर खुद करके देता है पहला वाला। दूसरा क्या है, और कोई भी अपना मालो दौलत की डैश करता दिखाई नहीं देता था। ठीक है। ब्लैंक नंबर 6 है, कोई भी अपने मालो दौलत की डैश करता दिखाई नहीं देता था। अब डैश में फिल करना है, मालो दौलत की क्या करता दिखाई नहीं देता था। क्या इसमें हम ये लिख सकते हैं कि मालो दौलत की दिखावा करता दिखाई देता था, ये नहीं है सही वर्ड। क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं मालो दौलत की नुमाइश करता दिखाई देता था,
ये आंसर सही लग रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। क्या हम लिख सकते हैं मालो दौलत दिखाना की दिखाई देता था, या मालो दौलत की डैश लालची दिखाई देता था? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है मालो दौलत की नुमाइश करता दिखाई देता था। ठीक है, ये आपके पास ब्लैंक नंबर 6 का ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास यहाँ से शुरू होता है, मौजूदा वक्त के मुकाबले में जिंदगी की डैश अब इतनी तेज नहीं थी। मौजूदा वक्त के मुकाबले में, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, मौजूदा वक्त के मुकाबले में जिंदगी की डैश भी इतनी तेज नहीं थी। क्या जिंदगी की इतनी तेज नहीं थी? ऑप्शन नंबर चलते हैं और इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी की डैश भी तेज नहीं थी। ऑप्शन नंबर 7 में चलते हैं, तो हमारे पास है, जिंदगी की जरूरत भी इतनी तेज नहीं थी, जिंदगी की अहमियत भी इतनी तेज नहीं थी, जिंदगी की रफ्तार भी इतनी तेज नहीं थी, या जिंदगी की दौड़ना भी इतनी तेज नहीं थी। तो इसका आंसर है जिंदगी की रफ्तार भी इतनी तेज नहीं थी। उसके बाद आपके पास आता है, लोग अपने फारिग वक्त में दोस्तों और अजीजों अकारिब से डैश और एक दूसरे का दुख सुख बांटते थे। दोबारा पढ़ देता हूँ, लोग अपने फारिग वक्त में दोस्तों और अजीजों अकारिब से डैश और अब यहाँ हमें क्या पता लगाना है, अजीजों अकारिब से डैश। ठीक है, अब अजीजों अकारिब से डैश, देखते हैं क्या होगा इसमें। अजीजों अकारिब से मिलता, जानते, इकट्ठा या मिलते। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लोग अपने अजीजों अकारिब से मिलते। ठीक है, तो लोग अपने अजीजों अकारिब से मिलते और एक दूसरे का दुख सुख बांटते थे शादी ब्याह के डैश पर। अब शादी ब्लैंक नंबर 9 में क्या है, शादी ब्याह के डैश पर। नाइन्थ वाले ब्लैंक को चेक करते हैं, शादी ब्याह के सबब पर, दौरान पर, मौके पर या वजूहात पर। तो इसका आंसर है शादी ब्याह के मौके पर। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, शादी ब्याह के मौके पर लोग एक दूसरे की हर तरह मदद करते थे और दूर दराज से आए मेहमान शादी वाले घर में हफ्तों और महीनों तक रहते थे, जिससे घर में हर तरफ डैश और जश्न का समा नजर आता था। ठीक है, हर तरफ डैश और जश्न का समा नजर आता था। तो 10वें सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हर तरफ रौनक और जश्न का समा होता था, हर तरफ ख्यालात और जश्न का समा होता था, हर तरफ हंगामी और जश्न का समा होता था, या हर तरफ खाया और जश्न का समा होता था। तो इसका आंसर करेक्ट है, हर तरफ रौनक का समा होता था। ब्लैंक नंबर 10 का आंसर है। इसके बाद है, लेकिन अब लोग इसके बाद ये क्या कहता है, लेकिन अब लोगों को के सोचने का अंदाज बदल गया है। आजकल के दौर में ज्यादा से ज्यादा पैसा पैसा डैश हमारी सेहत, ज्यादा से ज्यादा पैसा डैश हमारी सेहत। 11th वाला ब्लैंक है, उसको देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसा डैश बांटते सेहत, कमाना सेहत, खर्च सेहत या कमाते सेहत। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। ठीक है, ये हमारा 11th का आंसर है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना हमारी सेहत, खानदान और हमारी खुशियों से ज्यादा अहम हो गया है। उसके बाद है, आजकल लोगों की जिंदगी इतनी डैश है कि, अब हमारे 12th का आंसर देखते हैं। आजकल लोगों की जिंदगी इतनी मसरूफियत, बेकार, मसरूफ या फारिग। आजकल लोगों की जिंदगी इतनी मसरूफ है कि इन्हें अपने घर वालों के साथ कुछ वक्त डैश का मौका नहीं मिलता। 13th को हम देखते हैं, इन्हें अपने घर वालों के साथ कुछ वक्त डैश का मौका नहीं मिलता। इन्हें अपने घर वालों के साथ कुछ वक्त गुजारने, गुजरना, गुजारा या गुजारने। अब इसमें दो ऑप्शन आपको लगेंगे ये लाइकली हैं, डी वाला सही है या ए वाला। तो हिज्जे के हिसाब से डी वाला ऑप्शन था, ये घर वालों के साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद क्या है आपके पास, इसलिए जब खुशी के कुछ लम्हात मिले तो इसे पूरी तरह लुत्फानंदोज होना चाहिए। इसके साथ साथ अपनी पसंद की मौसीकी से दिल बहलाकर या किसी तफरीही डैश में हिस्सा लेकर। अब तफरीही डैश में हिस्सा लेकर 14th में क्या आएगा, तफरीही सरगर्मी में हिस्सा लेकर, तफरीही सहवाल में हिस्सा लेकर, तफरीही मुशक्कत में हिस्सा लेकर, या तफरीही दखल में हिस्सा लेकर। तो यहाँ आएगा तफरीही सरगर्मी में हिस्सा लेकर। इसका मतलब क्या है, किसी भी आप तफरीही एक्टिविटी में हिस्सा लें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद है, लेक में हिस्सा लेकर दिन भर की थकन उतारने और डैश सुकून हासिल करने में मदद मिलेगी। उतारने और डैश सुकून, और जहानत सुकून, जहन सुकून, जहीन सुकून या जहनी सुकून। तो इसका आंसर आपके पास है जहनी सुकून। ठीक है,
तो इस तरह अगर आप ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला कर लेते हैं तो आपके जो है 10 नंबर और पक्के हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास तीसरा मस्ट नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो हमारे एसए का टॉपिक है। और एसए का टॉपिक आपको क्या कहता है, पहला पॉइंटर इसके बारे में है कि जिंदगी आला तालीम के बगैर अमूमन कामयाब नहीं होती। तो देखो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, तुम इसके अगेंस्ट भी जा सकते हो और तुम इस स्टेटमेंट को सपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन मेरी राय क्या होगी कि तुम इसके अगेंस्ट भी जाओ और इसके साथ भी जाओ ताकि तुम्हारा जो कंटेंट है वो बढ़ जाए। तो पहले जो है मैं इस स्टेटमेंट के जो है वो साथ जाऊंगा कि वाकई अगर आला तालीम नहीं होगी तो जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है। तो मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि क्यों जो है वो आला तालीम के बगैर जिंदगी कामयाब नहीं होती। क्योंकि आज कामयाबी का मयार हमारे लिए मुलाजमत और पैसा है। और अगर हमारे पास आला तालीम नहीं होगी तो हम जो है आला तालीम नहीं होगी तो कोई हमें अच्छी मुलाजमत नहीं देगा। कोई हमें अच्छी मुलाजमत नहीं देगा तो हमारे पास जो है वो अच्छी जिंदगी गुजारने के मौके नहीं होंगे। तो इसीलिए इस बात से काफी हद तक इत्तफाक किया जा सकता है कि जिंदगी आला तालीम के बगैर अमूमन कामयाब नहीं होती। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा दौर में वक्त और हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे बहुत से लोग हमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं जिनकी तालीम इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक और पहलू देखने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आपके पास तालीम कम है और तजुर्बा ज्यादा है तब भी आप कामयाब हो सकते हो, और ऐसी बहुत सी मिसालें जो हैं वो हमारे माशरे में मौजूद हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको छोटा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट दिया पॉइंटर 1 के बारे में। ठीक है। अब इसके पॉइंटर नंबर 2 को देख लेते हैं। पॉइंटर नंबर 2 क्या कहता है। पॉइंटर नंबर 2 कहता है कि हुनरमंद अफराद कौन होते हैं। वो लोग जिनमें कोई टैलेंट होता है। हुनरमंद लोग तालीम याफ्ता लोगों के मुकाबले में ज्यादा कामयाब होते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है और तालीम नहीं है तो क्या आप ज्यादा कामयाब होगे। तो हम इसको भी एग्री और डिसएग्री करेंगे। तो मौजूदा हालात में ये देखा गया है कि अक्सर हुनरमंद लोग तालीम याफ्ता लोगों से आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास काम करने का तजुर्बा होता है। हमारी जिंदगी में जिसको हम अमली जिंदगी कहते हैं उसके अंदर हुनर ज्यादा काम आता है, तालीम कम काम आती है। लेकिन इस बात से भी इत्तेफाक करना चाहिए कि बुनियादी तालीम के बगैर हुनर भी बेकार हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यूं सिखाऊं, मिसाल इसकी मैं दे सकता हूं कि आप जो है बहुत सारे हुनरमंद लोग देखते हो जिसमें कोई लोहार होता है, कोई मजदूर होता है। अब उनके पास हुनर तो है लेकिन वो क्यों जिंदगी में इतने ज्यादा पैसे का कमा नहीं पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास बुनियादी तालीम नहीं है। तो यहाँ हम इस बात को समझा सकते हैं कि बुनियादी तालीम होना भी जरूरी है और हुनर होना भी जरूरी है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि जो हमारे यूनिवर्सिटी के तलबा हैं तो हमें उन्हें तालीम देनी चाहिए और उसके साथ साथ उन्हें हुनर भी सिखाना चाहिए ताकि जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो उनके पास हुनर और तालीम दोनों हो और उनके कामयाब होने के इम्कानात बढ़ जाएं। अब यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि हुनर जो है वो किस किस तरह के होते हैं। देखो आजकल डिफरेंट टैलेंट्स लोग सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। ठीक है। उसके बाद आईटी को लोग सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो जिस भी तरह का हुनर आप सीख सको वो सीखो और इसमें मिसाल के तौर पर लिख लो। पुराने जमाने में हुनर क्या होता था, लोगों ने टाइपिंग सीख ली, लोगों ने एडिटिंग सीख ली। ठीक है। टाइपराइटर पे टाइप करना सीख लिया, या इस तरह के हुनर होते हैं। लेकिन हर दौर में टैलेंट या हुनर भी जरूरी है कामयाबी दिलाने में। लेकिन अकेले हुनर आपको जो है कामयाबी की बुलंदियों पर नहीं ले जा सकता, तालीम भी इसके लिए जरूरी है। लेकिन सिर्फ तालीम कामयाबी की जामिन है नहीं, यह सिर्फ हुनर, दोनों साथ चलेंगे तो ही कामयाबी होगी। अब आई होप कि आप इस पर एक अच्छा सा ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन आती है और ट्रांसलेशन जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है मश्क नंबर 4 का। और ट्रांसलेशन क्या कहती है जरा सुनो। कहते हैं चैरिटी वर्क। चैरिटी वर्क का उर्दू जो लफ्ज है वो क्या है। चैरिटी वर्क का आपके पास उर्दू लफ्ज है फलाही काम। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ। ये आपके पास आ गया फलाही काम। ठीक है।
चैरिटी वर्क का क्या मतलब होता है? फलाही काम। कैन इंक्लूड डूइंग सम वॉलेंटरी वर्क। चैरिटी वर्क का मतलब फलाही काम कैन इंक्लूड, चैरिटी वर्क में शामिल हो सकता है डूइंग सम वॉलेंटरी वर्क। वॉलेंटरी का मतलब क्या है बेटा? वॉलेंटरी का मतलब है रजाकाराना तौर पर या रजाकाराना काम। ठीक है, रजाकाराना काम इन योर फ्री टाइम, अपने फारिग वक्त में। ठीक है, अब रजाकाराना कैसे लिखते हैं इसको भी देख लो जरा। ठीक है, इस तरह लिखते हैं रजाकाराना। अब मैं जरा इस पूरे जुमले को ट्रांसलेट कर देता हूँ और उसके बाद हम आगे चलेंगे। चैरिटी वर्क्स कैन इंक्लूड, फलाही काम में शामिल हो सकता है कुछ रजाकाराना काम जो कि हम अपने फारिग वक्त में करें। ठीक है, ये इसकी ट्रांसलेशन है, एक और दफा पढ़ देता हूँ। फलाही काम में शामिल हो सकता है कुछ रजाकाराना काम जो हम अपने फारिग वक्त में करें। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है जरा हम इसको देखते हैं। एंड प्रोवाइडिंग। ठीक है, एंड का तो मतलब हो जाएगा और, प्रोवाइडिंग का जो उर्दू वर्ड बनता है, प्रोवाइडिंग का उर्दू जो जुमला बनता है वो है फराहम। फराहम। ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग और फराहम करें मदद, सपोर्ट को क्या बोलते हैं? मदद, टू अदर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? और मदद फराहम करें दूसरों को। तो अगर आप इसका पूरा जुमला सुनना चाहते हो तो पूरा जुमला भी सुन लो। चैरिटी वर्क्स कैन इंक्लूड, फलाही काम में शामिल हो सकता है रजाकाराना काम अपने फारिग वक्त में, और मदद फराहम की जाए दूसरों को। ये इसकी ट्रांसलेशन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है वो हम देख लेते हैं इसको। तो दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। ये कहते हैं, इट इज अ ग्रेट वे टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है माशरे को वापस देने का। एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या है बेटा? मुस्बत। पॉजिटिव का उर्दू वर्ड है मुस्बत। इसको देख लो किस तरह लिखते हो, मुस्बत। ठीक है, मुस्बत। और असर बोलते हैं आपके पास इम्पैक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इट इज़ अ ग्रेट वे टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है माशरे को वापस देने का और मुस्बत असर डालने का ऑन पीपल्स लाइफ, दूसरों की जिंदगी पर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और अगले सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो अगले सेंटेंस में हमारे पास क्या है? मैनी चैरिटीज फोकस, बहुत से फलाही इदारे तवज्जा देते हैं। फोकस का मतलब क्या है? तवज्जा देते हैं ऑन स्पेसिफिक ग्रुप्स। मुख्तलिफ कह सकते हो स्पेसिफिक को, या नहीं, स्पेसिफिक को आप कहोगे खास और ग्रुप्स को आप कहोगे ग्रोह। बहुत से फलाही इदारे तवज्जो देते हैं खास ग्रोहों पर जो कि माशरे के अंदर मौजूद हैं, इंक्लूडिंग एल्डरली, जिसमें बूढ़े, एंड द मोस्ट वनरेबल, जिसमें बूढ़े और कमजोर शामिल हैं। वनरेबल का जो मतलब हमारे पास उर्दू में निकलता है वो है कमजोर। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब खास, ग्रुप्स ग्रोह, और फोकस का मतलब है तवज्जा। ठीक है, एक दफा और पढ़ देता हूँ। मैनी चैरिटीज फोकस ऑन स्पेसिफिक ग्रुप्स, बहुत से फलाही इदारे तवज्जो देते हैं खास ग्रोहों पर माशरे के अंदर जिसमें बूढ़े और कमजोर लोग शामिल हैं। इसके बाद बेटे अगले लाइन पर हम जरा चलते हैं और उसे देखते हैं। अगली लाइन क्या कहती है? पीपल चूज टू वॉलेंटियर फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। लोग रजारा, अच्छा, वॉलेंटियर का मैंने पहले भी बता चुका हूँ। वॉलेंटियर का क्या था बेटा? रजाकाराना। और इसका अब जरा इस लाइन को हम पढ़ते हैं। पीपल चूज टू वॉलेंटियर, लोग रजाकाराना काम करते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। वैरायटी का मतलब मुख्तलिफ और वजूहात का मतलब हो गया रीजंस। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद चलते हैं आगे और हमारे पास आगे जो जुमला है वो क्या है? फॉर सम, कुछ लोगों के लिए। इट ऑफर्स अ चांस। अब यहां पर ऑफर्स जो है वो फिर से आप में फराहम में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, चांस का मतलब क्या है? मौका।
एड्रेस का मतलब क्या होता है? निशानदही। और सोशल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? आपके पास माशर्ती फर्क। ठीक है, सोशल डिफरेंसेस को लिखते हैं माशर्ती फर्क या समाजी फर्क। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सोशल डिफरेंसेस को हम क्या लिखते हैं? सोशल डिफरेंस को हम लिखते हैं समाजी फर्क। ठीक है, और एड्रेस, ये जो एड्रेस है इसको हम क्या लिखते हैं? निशान दही। ठीक है, और आपके पास, ठीक है, काफी हमने वर्ड जमा कर लिए, अब इसको पढ़ते हैं। फॉर सम, कुछ लोगों के लिए ये मौका फराहम करता है आसान करने का निशानदही को समाजी फर्क की। ये थोड़ा सा मुश्किल है, दोबारा बता देता हूँ। फॉर सम, कुछ लोगों के लिए ये मौका फराहम करता है या मौका आसानी करता है मौका फराहम करने में सोशल डिफरेंसेस सामाजिक फर्क की निशानदही करने का। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक दफा फिर कहते हो तो एक दफा फिर बता देता हूँ, दोबारा क्या है? फॉर सम, कुछ लोगों के लिए, इट ऑफर्स द चांस, ये मदद करता है मौका देने में, ये मौका फराहम करने में मुआशी जो आपके पास इख्तलाफात होते हैं उनकी निशानदही करने का। आगे क्या कहते हैं? विल्स्ट अदर माइट वांट, जबकि कुछ लोग जो है वो बड़े कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं ताकि आला मकसद की मदद हो। इसका मतलब क्या हुआ? आला मकसद का मतलब है नोबल कॉजेज और मदद का मतलब है टू हेल्प। तो इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफा। वाइल्स अदर माइट वांट, जबकि कुछ लोग चाहते हैं बड़े कामों में हिस्सा लेना ताकि मदद हो सके आला मकसद की। ठीक है, नोबल कॉज का मतलब होता है आला मकसद। ठीक है, एक दफा इसे मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आला मकसद। ठीक है, ये नोबल कॉज का आपके पास वो है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं और हमारे पास आगे एक और लाइन मौजूद है, वो क्या कहती है जरा से भी देख लेते हैं। देयर आर ऑल्सो मेनी पर्सनल बेनिफिट फॉर वॉलेंटियर वर्क। पर्सनल का मतलब क्या होता है? इनफरादी। ठीक है, पर्सनल का मतलब होता है इनफरादी। तो बहुत से इनफरादी फायदे हैं रजाकाराना काम करने के, विच में इंक्लूड, जिसमें शामिल है, विच में इंक्लूड बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद एतमादी, जिसमें शामिल है खुद एतमादी बनाना। एंड गेनिंग वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंसेस, और हासिल करना नायाब जिंदगी के नायाब या कीमती तजुर्बे। तो यहाँ पर जो वर्ड वैल्यूएबल है उसका मतलब क्या है? कीमती या फिर नायाब। अगर ना कीमती लिखना नहीं आता तो कीमती देख लो कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है मैनी पीपल हैव एक्सप्रेस्ड द चैरिटी दैट चैरिटी वर्क्स गिव्स देम। दोबारा इसको जरा हाईलाइट करके पढ़ते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं ताकि समझ में आए हम कहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? मैनी पीपल हैव एक्सप्रेस्ड, बहुत से लोगों ने इजहार किया है। सर, एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है इजहार करना। ठीक है, इजहार लिखना नहीं आता तो देख लो किस तरह लिखते हैं इजहार। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने इजहार किया है कि रजाकाराना काम उन्हें जिंदगी का मकसद फराहम करता है। ठीक है, या उन्हें जिंदगी में मकसद देता है। मैनी पीपल हैव एक्सप्रेस्ड, बहुत से लोगों ने इजहार किया है, दैट चैरिटी वर्क, रजाकाराना काम उन्हें जिंदगी का मकसद देता है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले जुमले को देखते हैं। अगला जुमला क्या कहता है? अगला जुमला क्या कहता है? अगला जुमला कहता है परहैप्स। परहैप्स का उर्दू में मतलब क्या होता है? परहैप्स को हम उर्दू में लिखते हैं शायद। शायद। ठीक है,
ठीक है, परहैप्स का हो गया शायद वन ऑफ द अदर आउटकम्स, दूसरे नतीजों में से एक नतीजा। वन ऑफ द अदर आउटकम्स का मतलब क्या है? दूसरे दूसरे नतीजों में से एक नतीजा ऑफ हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करने का, इज क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट। यानी कि दूसरे नतीजों में से एक नतीजा ये है कि नई मुलाजमत, ये है कि वो हमारे लिए नई मुलाजमत के मौके पैदा करता है और लोगों लोगों के अंदर खुशियां भरता है। यहाँ हमारा जो पेपर है बेटे वो खत्म होता है।